हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल IAS। आज हम दो ऐसे देशों के बारे में बात करेंगे जो कभी दोस्त थे एंड आज दुश्मन बन गए हैं। और अब हाल ये है, ना सिर्फ रीजन को खतरा है बल्कि पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। ये तीसरा पार्ट है इजराइल एंड ईरान के रीसेंट क्लैश को लेकर, जहां मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन दोनों कंट्रीज के बीच का डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में वॉर का सिनारियो एंड ये सब कैसे स्टार्ट हुआ उसकी डिटेलिंग की थी हमने। दूसरे पार्ट में मिलिट्री, एयर एंड नेवल एंड न्यूक्लियर पावर, इन सब का कंपैरिजन किया था। इसके अलावा मिसाइल कैपेबिलिटीज के बारे में भी इन डेप्थ एनालिसिस की थी और बताया था कि कौन किस पे भारी होगा अगर फुल फ्लेश्ड वॉर होगी। इन दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज उसे जाके आप देखिएगा। इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या ऐसा हुआ कि इजराइल को दूसरे नंबर पर रिकॉग्नाइज करने वाला देश आज उसका दुश्मन बन गया है। कैसे हुई रिजीम चेंज और फिर थिंकिंग में चेंज। क्या फर्क आया ईरान के 1979 रेवोल्यूशन के बाद। कितने एलाइज हैं इजराइल के और ईरान के उस रीजन में। क्या ये अटैक एस्केलेट होगा और शैडो वॉर फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेके आया हूं मैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल IAS। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, क्या ईरान इजराइल के बीच फ्रेंडली रिलेशन थे कभी। ईरान इजराइल संबंध हमेशा से उतने खराब नहीं रहे जितने आज हैं। 1948 में इजराइल के फॉर्मेशन के बाद ईरान इस रीजन के पहले देशों में से था जिसने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। बट 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद उनके डिप्लोमेटिक टाइज एंड हुए। दूसरा सवाल, प्री 1979 ईरान इजराइल टाइज कैसे थे। 1948 में अरब राज्यों के इजराइल के विरोध के कारण पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। ईरान उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं था और इजराइल के जीतने के बाद उसने ज्यूइश स्टेट के साथ संबंध स्थापित किए। टर्की के बाद ऐसा करने वाला ईरान दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। इजराइल ने अपने पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के तहत परिधि सिद्धांत मतलब पेरिफेरी डॉक्ट्राइन के साथ उस समय अरब स्टेट की हॉस्टिलिटी को काउंटर किया था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अधीन पहलवी राजवंश ने तब ईरान पर शासन किया था। इसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था जैसे कि इजराइल को था और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। अरब राज्यों द्वारा इकोनॉमिक बायकॉट के कारण ईरान ने इजराइल को ऑयल सेल किया और इकोनॉमिक टाइज बनाए। एक तरह से दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और आपस की जरूरतें पूरी की। तीसरा सवाल, ऐसा क्या हुआ 1979 के बाद कि इजराइल और ईरान के संबंध खराब हो गए। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन में शाह को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान में एक रिलीजियस स्टेट की स्थापना हुई। इसके बाद इजराइल के प्रति शासन का दृष्टिकोण बदल गया और उसे पैलेस्टाइन के लैंड पर कब्जे करने वाले के रूप में देखा जाने लगा। इजराइल और पैलेस्टीन के मैप में कितना अंतर आया तब में और अब में, और ये रीजन की हॉस्टिलिटी की वजह से ही हुआ है। खैर, फिर से वापस आते हैं हिस्ट्री की तरफ। इसी बीच इजिप्ट के नेता जमाल अब्देल नसर ने लंबे समय से इस क्षेत्र में पैन अरबिज्म के विचार का समर्थन किया था ताकि अरब राज्यों के बीच सांस्कृतिक समानताओं की बड़ी एकजुटता और एकता में तब्दील किया जा सके। इसने ईरान, जो कि एक नॉन अरब कंट्री है, उसे अलग जगह खड़ा कर दिया था। 1970 में नासिर की डेथ के साथ ईरान के इजिप्ट जैसे देशों के साथ संबंध अच्छे हो गए। इजरायली मीडिया आउटलेट हारेस के एक आर्टिकल में कहा गया कि इसके अलावा 1975 में ईरान और इराक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें ईरान कुर्द इराकी सेपरेटिस्ट को वेपन्स न देने पर सहमत हुआ। इससे यह हुआ कि कट्टर दुश्मनों के बीच दुश्मनी अस्थायी रूप से कम हो गई, पर दोनों ही मामले में ईरान के लिए इजराइल की स्ट्रैटेजिक वैल्यू कम हो गई। चौथा सवाल, क्या है ये शैडो वॉर इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल और ईरान कभी भी सीधे सैन्य टकराव में शामिल नहीं हुए। दोनों ने प्रॉक्सी और लिमिटेड स्ट्रैटेजिक अटैक के थ्रू एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। ये पहली बार है कि फेस टू फेस अटैक किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर। इसके पहले इजराइल ने समय समय पर ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया है
2010 की शुरुआत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए फैसिलिटीज पर कई बार कई साइंटिस्ट को भी इजराइल ने मारा है। उदाहरण स्वरूप 2010 में स्टक्सनेट वायरस के यूज ईरान की नटांस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने के लिए किया गया था, इजराइल और यूएस द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए क्यों? क्योंकि यूएसए को प्रो यूएस गवर्नमेंट चाहिए थी रीजन में, एंड उस वक्त यूएसए को ऑयल की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती थी और यूएसए कभी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वेपन आए ईरान के पास, क्योंकि ईरान ने यूएसए की हेजेमनी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। पांचवा सवाल, अब क्या स्टेटस है ईरान का इजराइल को लेकर? ईरान इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और चाहता है कि इसका एग्जिस्टेंस ही ना रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई ने कुछ टाइम पहले इजराइल को एक कैंसरस ट्यूमर कहा था और कहा कि इसे निसंदेह उखाड़ दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। इजराइल का मानना है कि ईरान उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तेहरान की बयानबाजी जैसे इजराइल के विनाश के लिए शपथ लेना, फिर प्रॉक्सी ताकतों के निर्माण में सहयोग करना, हमास और लेबनानी शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह सहित फिलिस्तीनी समूह को फंडिंग देना और हथियार देना, तो ये सभी चीजें इन दोनों देशों को एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन बनाता है। छठा सवाल, इजराइल क्यों प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है ईरान के खिलाफ? ऊपर जो बताया कारण वो तो है ही, इसके अलावा ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्लान है वो भी इजराइल और यूएसए को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। और इजराइल का ये मानना है कि IRGC हाई प्रिसिजन मिसाइल्स सीरिया के थ्रू हिजबुल्लाह को भेजता है। इजराइल को ये डिलीवरीज रोकनी है और प्रिवेंट करना है ईरान की मिलिट्री प्रेजेंस सीरिया में। 7th क्वेश्चन, ये एक्सटेंशन है 6th का ही। कौन सी कंट्रीज हैं ईरान के एलाइज? ईरान ने मिडिल ईस्ट में एलाइज और प्रॉक्सी फोर्सेस का एक नेटवर्क बनाया है, जिसके बारे में उसका कहना है कि ये रीजन में अमेरिकी और इजरायली के हितों को चुनौती देने वाली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। और ये सभी देश अलग अलग तरीके से ईरान को सपोर्ट करते हैं। सीरिया ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट एलाय है, क्योंकि ईरान रशिया के साथ मिलकर बशर अल असद की सीरियन गवर्नमेंट को देश में चल रहे एक डेकेड लंबी सिविल वॉर में हेल्प करता है और ये सीरियन गवर्नमेंट का रिटर्न फेवर है उसके लिए। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, ये एक मोस्ट पावरफुल आर्म ग्रुप है जिसे ईरान बैक करता है। आए दिन ये ग्रुप इजराइल पर प्रॉक्सी वॉर करता है और हमास के साथ मिलकर इसने काफी डिस्ट्रक्शन कॉज किया है इजराइल में। इसके अलावा ईरान इराक में कई शिया मिलिशिया का समर्थन करते हैं, जिन्होंने इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकन ठिकानों पर रॉकेट हमले किए हैं। आपको बता दें कि ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है एंड वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में ज्यादातर कंट्री सुन्नी डोमिनेटेड है, जैसे कि आप इस मैप एंड चार्ट में भी देख सकते हैं। बशर अल असद भी अलावाइट जो कि शिया प्रैक्टिस करते हैं वो फॉलो करते हैं। सो बेसिकली रीजन में रिलीजन मेजर रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट मेन इशू ही यही है। यमन में ईरान हुती मूवमेंट को सपोर्ट करता है, जो देश के सबसे पॉपुलेटेड एरिया को कंट्रोल करता है। गाजा में हमास के प्रति समर्थन दिखने के लिए हुती ने इजरायलियों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इसके अलावा जो शोर एरिया है जहां कमर्शियल शिप ट्रेड के लिए जाती हैं, उनमें एक शिप को भी डुबो दिया है। इसके रिस्पांस में यूके यूएसए ने अटैक किया हुतीज पर और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया। ईरान हमास और पैलेस्टीन को न सिर्फ इजराइल पर अटैक करने के लिए वेपन देता है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है। और ये 7 अक्टूबर लास्ट ईयर जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर हमास द्वारा, ये ईरान की ही प्रॉक्सी वॉर का एक पार्ट है। 8th क्वेश्चन, ईरान अपने हमले में क्या संदेश दे रहा है? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चीजों का आकलन करते हुए कहा, वी ब्लॉक्ड, वी इंटरसेप्टेड, टुगेदर वी विल विन। लेकिन ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्रियों के विदेशी नीति सलाहकार और लेबनान में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत टॉम फ्लेचर कहते हैं कि ईरानी हमला ईरान की क्षमता और पहुंच का भयावह संकेत है। बेसिकली चिलिंग इफेक्ट की बात करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में लीडरशिप घरेलू दबाव में है और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहा है। फलस्वरूप वो आग से खेलने के लिए भी तैयार है। तो बेसिकली दोनों आग से खेल रहे हैं और ये आग फैलने में देर नहीं लगेगी अगर अभी रोका नहीं गया, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कोई भी इजराइल की सपोर्ट में आएगा वो दोबारा नहीं सोचेगा उस पर अटैक करने के लिए।
और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह चुके हैं कि जो ईरान कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये सब चीजें फिर से वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रही हैं दुनिया को, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से भी नाजुक है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? कौन सही है, कौन गलत है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी या यूएन प्ले करेगा मेजर रोल? क्या चाइना, यूएसए, रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएंगे बड़े लेवल पे? तो क्या इंडिया कर सकता है कोई रोल प्ले, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।